गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का न्यूज़पेपर स्टार्ट करते हैं। आज के इम्पॉर्टेंट आर्टिकल जो हैं असेंबली इलेक्शन से रिलेटेड और अदर इम्पॉर्टेंट आर्टिकल बारहसिंगा जो कान्हा और पेंच टाइगर रिजर्व में पाया जाता है और जो मध्य प्रदेश का स्टेट एनिमल है उसको अच्छे से डिस्कस करेंगे। कल न्यूज़पेपर नहीं डिस्कस हो पाया क्योंकि ट्रैवलिंग में मैं था, तो उसके लिए मैं सॉरी कहना चाहता हूँ। तो पहला आर्टिकल क्या है, असेंबली इलेक्शन से रिलेटेड है। असेंबली इलेक्शन क्या होते हैं ये देखेंगे और क्यों असेंबली इलेक्शन कराना ज़रूरी है। देखो अभी 5 स्टेट में इलेक्शन होना है। इन्होंने देखो बताया कि 5 की स्टेट्स हैं जहां पर नवंबर में इलेक्शन होना है। इलेक्शन कमीशन ने ऐसा बोला है। तो हम असेंबली इलेक्शन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। क्या हुआ था, देखो कोरोना के टाइम पे एक क्वेश्चन ओवर कर आया था, क्या कोरोना के टाइम पे इलेक्शन कराना ज़रूरी है। तो उस टाइम गवर्नमेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन का हवाला देते हुए कहा था कि आर्टिकल 172 क्लॉज 1 हमारा कहता है कि 5 साल के बाद ईच असेंबली में इलेक्शन होना ज़रूरी है। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स से ये कहना चाहता है, या जो कॉन्स्टिट्यूशन को इम्प्लीमेंट करते हैं उनसे ये कहना चाहता है कि आप पोस्टपोन किसी भी असेंबली इलेक्शन को बहुत एक्सट्रीम कंडीशन में ही पोस्टपोन कर लिए, वरना राइट टू इलेक्ट एन अकाउंटेबल गवर्नमेंट बाई ऑफ देयर चॉइस, मतलब अपनी चॉइस से जो गवर्नमेंट को इलेक्ट करते हैं, जो हमारे वोटर्स होते हैं, जो सिटीजन्स होते हैं, उस राइट का इन्फ्रिंचमेंट हो जाएगा जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने बहुत अच्छे से प्रोवाइड किया है। अब देखो स्टेट लेजिस्लेचर की डिटेल देख लेते हैं। देखो स्टेट लेजिस्लेचर क्या होता है। देखो स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली एक लेजिस्लेटिव बॉडी है। हर स्टेट जैसे हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में क्या होता है, हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर लोकसभा होती है और राज्यसभा होती है। राज्यसभा अपर हाउस होता है, लोकसभा लोअर हाउस होता है। ऐसे ही हमारे स्टेट के अंदर 6 ऐसे स्टेट हैं जिसमें दोनों हाउसेज हैं, लोअर हाउसेज भी है और अपर हाउसेज भी है। तो आपको मुझे बताना है कि कौन कौन से 6 ऐसे स्टेट हैं जो दोनों हाउसेज उसमें हैं, लोअर हाउस और अपर हाउस, जैसे हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट में। तो कुछ 4 नाम मैं बता दे रहा हूँ। एक महाराष्ट्र है, एक तेलंगाना है, एक कर्नाटका है और एक आंध्र प्रदेश है। 2 नाम आपको बताना है, ठीक है। ओनली 2 नेम, स्टार्टिंग के 2 वर्ड लिखना है, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर बताई गई है कि 6 स्टेट हमारे यहाँ ऐसे हैं जिसमें दोनों हाउसेज हैं। लोअर हाउस मतलब बाई कैमरल लेजिस्लेचर है, दोनों हाउस, लोअर हाउस और अपर हाउस। जबकि अदर स्टेट जो बाकी बचे हुए स्टेट हैं वहाँ पर केवल 1 हाउस है जिसे हम स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली बोलते हैं और वही उस पर हावी रहती है। आगे इन्होंने बताया है कि 5 यूनियन टेरिटरी हैं जिसे यूनियन गवर्नमेंट डायरेक्ट गवर्न करती है और उसमें कोई भी लेजिस्लेटिव बॉडी नहीं है। 2 यूनियन टेरिटरी ऐसी हैं जिसमें लेजिस्लेटिव बॉडी है। कौन कौन सी हैं? एक होगी दिल्ली एंड दूसरी होगी पुडुचेरी, ठीक है। तो ये चीज़ अच्छे से आप जान लो कि 2 यूनियन टेरिटरी हैं जिसमें लेजिस्लेटिव असेंबली है और बाकी की यूनियन टेरिटरी जिसमें से 5 यूनियन टेरिटरी इन्होंने बताई हैं कि उसमें कोई भी असेंबली नहीं है, डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट उसे गवर्न करती है। आगे इन्होंने ये बताया है कि कैसे एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली 5 साल के लिए इलेक्ट होता है और ये सिंगल मेंबरशिप होती है किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी के। मतलब ये फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम है। मतलब ऐसा नहीं है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन नहीं है कि एक कॉन्स्टिट्यूएंसी को बहुत सारे लोग इसे रिप्रेजेंट करें, बल्कि ऐसा होता है, मतलब ये होता है इस केस में कि एक कॉन्स्टिट्यूएंसी को एक ही एमएलए रिप्रेजेंट करता है। इसे हम फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम कहते हैं, ठीक है। और जिसमें एक कॉन्स्टिट्यूएंसी को कई मेंबर रिप्रेजेंट करते हैं उसे प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। तो ये चीज़ यहाँ पर है। अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या कहा गया है कि किसी भी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर 60 से कम सीटें नहीं हो सकती और 500 से ज़्यादा नहीं हो सकती, मगर कुछ एक्सेप्शन है जो हमारी पार्लियामेंट ने प्रोवाइड किए हैं, जैसे गोवा, सिक्किम, मिज़ोरम और यूनियन टेरिटरी ऑफ पुडुचेरी।
जहाँ पर 60 से कम सीटें हैं। तो ये चीज़ आप अच्छे से जान लो, ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी के द्वारा बहुत पूछे जाते हैं एक्सेप्शन बेस्ड पर। तो आपको पता होना चाहिए एक्सेप्शन क्या है, और ये पता होना चाहिए कि 6 स्टेट कौन से हैं जिसमें लोअर हाउस और अपर हाउस दोनों हैं। ठीक है, तो ये चीज़ देखने की है, यहाँ ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है। आगे क्या बताया गया है कि स्टेट में इमरजेंसी होगी तो उस केस में क्या होगा, गवर्नर की रिक्वेस्ट पर वहाँ पर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को डिसॉल्व कर दिया जाएगा। बहुत सारे केसेस होते हैं इसमें, जैसे नेशनल इमरजेंसी हुई है और प्रेसिडेंट रूल लग गया। देखो प्रेसिडेंट रूल में अक्सर आपने सुना होगा कि लेजिस्लेटिव असेंबली के जो कैबिनेट थी उसको बिल्कुल डॉर्माइल स्टेट में डाल दिया, शल स्टेट में डाल दिया। मगर क्या होता है, जब नेशनल इमरजेंसी लगती तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली बरकरार रहती। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आप पॉलिटी पढ़ेंगे तो इस पर गौर देना। मैं आपको बता देता हूँ, जब नेशनल इमरजेंसी लगती है तो उस केस में स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली चालू रहती है, मगर अंडर द गाइडेंस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट रहती है। जबकि आप प्रेसिडेंट रूल लगेगा तो प्रेसिडेंट रूल में स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली बरकरार नहीं रहती है। प्रेसिडेंट गवर्नर के थ्रू डायरेक्ट गवर्न करता है वहाँ की एग्जीक्यूटिव काउंसिल को। तो ये चीज़ है, ये चीज़ जब आप पॉलिटी पढ़ेंगे तो उसमें आप देखेंगे, ये चीज़ आप अच्छे से जान लो। अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि गवर्नर जो स्टेट की एग्जीक्यूटिव बॉडी होती है उसमें गवर्नर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और सीएम उसके हेड होते हैं। ठीक है, मतलब स्टेट एग्जीक्यूटिव में कभी कभी पूछता है यूपीएससी या पीसीएस लेवल पर, स्टेट एग्जीक्यूटिव में कौन कौन से मेंबर होते हैं, तो आप कहोगे स्टेट एग्जीक्यूटिव में गवर्नर होता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं, विद चीफ मिनिस्टर उसके हेड होते हैं। ये इस तरह से आप बोल दोगे। आगे क्या बात बताई गई है, एग्जीक्यूटिव पावर जो होती है स्टेट की गवर्नर के ही पास होती है, क्योंकि कोई भी फाइल एग्जीक्यूशन होता है उस फाइल का वो गवर्नर के थ्रू जानी है। मान लो स्टेट हाईवे बनना है, मान लो कि समृद्धि हाईवे बनना है महाराष्ट्र में, समृद्धि हाईवे स्टेट गवर्नमेंट के अंडर बना हुआ है, तो समृद्धि हाईवे अगर महाराष्ट्र में बनना है तो उसके लिए गवर्नर की एसेंट चाहिए होगी। ठीक है, आगे क्या बताया गया कि प्रेसिडेंट के द्वारा गवर्नर को रिमूव किया जाता है एवरी 5 ईयर में, और ये उनके प्लेजर से होल्ड करता है। अब ये चीज़ जान लो आप। अब आप प्लेजर, ये वर्ड जो है ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या होता है कि प्रेसिडेंट का प्लेजर का मतलब है कैबिनेट, और कैबिनेट के प्लेजर का मतलब है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और काउंसिल ऑफ प्लेजर का मतलब है कि गवर्नर कभी भी हटाया जा सकता है प्रेसिडेंट के द्वारा। प्लेजर का मतलब होता है गवर्नर किसी को भी कभी भी हटा सकता है, फिक्स टर्म नहीं है गवर्नर का। और ऐसे ही जब फिक्स टर्म होगा तो आप देखोगे गवर्नर के द्वारा वो हटाया नहीं जाएगा। ठीक है, ओनली इंडियन सिटीजन, मतलब ये बताया गया है कि ओनली इंडियन सिटीजन गवर्नर बन सकते हैं जिन्होंने 35 साल की एज पा ली हो। ठीक है, चीफ मिनिस्टर क्या होता है, वो गवर्नर के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। देखो हमने बेसिक चीज़ें जानी। देखो आप न्यूज़ पढ़ोगे तो न्यूज़ में आपने यही लिखेगा, आचार संहिता लग गई है, इलेक्शन कमीशन ने ये बोला है। न्यूज़ पढ़ो मगर उसका स्टैटिक पोर्शन जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब अगला आर्टिकल हम देख लेते हैं, इजराइल इम्पोज टोटल सीज ऑन गाज़ा। मैंने आपको ये परसों भी डिस्कस किया था कि कैसे गाज़ा का इमरजेंस हुआ, इजराइल ने कैसे पैलेस्टाइन की टेरिटरी को ऑक्युपाई कर लिया और पैलेस्टाइन की पॉपुलेशन को रिमूव कर दिया गया। तो गाज़ा में क्या करते हैं, मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन अक्सर अटैक करते हैं इजराइल पे। तो यही चीज़ है कि मतलब वो लोग अपनी टेरिटरी की मांग करते रहते हैं जो इजराइल ने ऑक्युपाई की विद द हेल्प ऑफ वेस्टर्न पावर। मैंने आपसे डिस्कस किया था। इन फ्यूचर कोई आर्टिकल आएगा हम फिर से इसे डिस्कस करेंगे। अगला आर्टिकल क्या है, जीडीपी डिफ्लेटर के से रिलेटेड है। हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने बोला है कि कोई भी इकोनॉमिक इंडिकेटर हो, जैसे जीडीपी हो, जीडीपी डिफ्लेटर हो और परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स हो, इसको रॉन्गली नहीं इंटरप्रेट किया जा रहा है और हमारी ग्रोथ रेट वाकई दिख रही है। क्योंकि अपोजिशन अक्सर क्रिटिसाइज करती रहती है कि गवर्नमेंट के द्वारा डेटा को रॉन्गली इंटरप्रेट किया जा रहा है, क्योंकि इससे पहले भी कुछ ऐसी खामियां निकल कर आई थी। अब ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है। देखो क्या लिखा है, इंडियाज जीडीपी डिफ्लेटर इज डोमिनेटेड बाई होलसेल प्राइस इंडेक्स। मतलब कहना चाह रहा है जब हम जीडीपी डिफ्लेटर निकालते हैं
तो उसमें होल सेल प्राइस इंडेक्स का बहुत बड़ा रोल होता है। उसी की वजह से क्या होता है, होल सेल प्राइस होता है तो ऑयल एंड फूड प्राइजेस अप एंड डाउन होते रहते हैं। तो जीडीपी डिफ्लेटर भी हमारा बहुत अप एंड डाउन होता है। अब हम बेसिक जान लेते हैं जीडीपी डिफ्लेटर होता क्या है। देखो, जीडीपी डिफ्लेटर होता है नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाई रियल जीडीपी इंटू 100। मतलब जब हम नॉमिनल जीडीपी को रियल जीडीपी से डिवाइड करेंगे और इंटू 100 कर देंगे तो जीडीपी डिफ्लेटर आ जाएगा। अब आप ये चीज़ देख लो कि नॉमिनल जीडीपी क्या होता है। नॉमिनल जीडीपी क्या होता है, जो करंट प्राइस है, करंट प्राइस को और करंट प्रोडक्ट है उससे इंटू करके जो हमारा जीडीपी आती है उसे हम नॉमिनल जीडीपी कहते हैं। और रियल जीडीपी क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोडक्ट इनटू बेस ईयर प्राइस, उसको हम रियल जीडीपी कहते हैं। अब मान लो करंट प्राइस सेब का 10 रुपये है, एक सेब का, और हमने प्रोडक्ट कितने लिए, एक लिए, तो नॉमिनल जीडीपी क्या हो गई हमारी 10 हो गई। अब नंबर ऑफ प्रोडक्ट हमने एक लिए करंट में, नंबर ऑफ प्रोडक्ट करंट के ही लेंगे। देखो यहाँ भी एक लिया और यहाँ भी एक लिया, मगर बेस ईयर प्राइस था 5 रुपये, तो टोटल कितना हो गया 5। तो इन्फ्लेशन कितनी हो गई 5। तो जीडीपी डिफ्लेटर क्या करता है, मैक्सिमम टाइम आप देखोगे जीडीपी डिफ्लेटर किसी भी इकॉनमी में इन्फ्लेशन को शो करता है। जैसे जैसे जीडीपी डिफ्लेटर बढ़ेगा वैसे वैसे इन्फ्लेशन बढ़ेगी, जैसे जैसे जीडीपी डिफ्लेटर घटेगा वैसे वैसे इन्फ्लेशन घटेगी। इसका इकॉनमी में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। क्यों यूज़ होता है, जो हमारे यहाँ कैपिटल फॉर्मेशन होती है, जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, एक्सपेंडिचर कर रही है गवर्नमेंट, उसको सबको देखा जाता है। देखो मैंने बेसिक एग्जांपल से समझा दिया, अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में कांटेक्ट कीजिए या टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कीजिए। यही चीज़ यहाँ पर बताई गई है कि कैसे जीडीपी डिफ्लेटर इकोनॉमिक इंडिकेटर है और एवरेज चेंज नोटिस करता है प्राइजेज में। जो प्राइजेज में एवरेज चेंज होते हैं उसको नोटिस किया जाता है। ये गुड्स और सर्विसेज दोनों फील्ड यूज़ कर रहा है। यही चीज़ बताइए, देखो मेज़र करता है इन्फ्लेशन को, वही बात बताता कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट स्पेंडिंग, कैसे नेट एक्सपोर्ट होता है, यही सब चीज़ें बताई गई हैं। हमारी प्राइजेज में जो जनरल इंसाइट है वो बताता है, और ये जैसे जैसे इंक्रीज़ होगा जीडीपी डिफ्लेटर वैसे इन्फ्लेशन इंक्रीज़ होगी और ओवरऑल प्राइस जो है गुड्स एंड सर्विसेज के राइज होंगे। अदर चीज़ क्या बताइए कि जीडीपी डिफ्लेटर जैसे जैसे डिक्रीज़ होगा तो डिफ्लेशन शो करेगा और इंडिकेट करेगा कि प्राइस डिक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, ओवरऑल क्या होता है कि आप नंबर देखो, इन्फ्लेशन क्या होती है, इन्फ्लेशन कुछ नहीं होती, आप इन्फ्लेशन समझ लो। आज हम 10 प्रोडक्ट बनाते हैं और 10 रुपये के प्राइस पे बेचते हैं तो 100 रुपये हो गए, मगर बेस ईयर अगर आप देखोगे तो तब भी 10 प्रोडक्ट बनाते थे और प्राइसेस हमारा 5 था, तब 50 रुपये था। तो क्या हुआ कि 50 रुपये इन्फ्लेशन हो गई। अगर यही इन्फ्लेशन अगर हमने प्रोडक्ट ज़्यादा बनाए होते ये ऐसे, और तो हमारा टोटल प्राइस 200 रुपये होता, तो 50 रुपये से ज़्यादा होता तो कोई दिक्कत नहीं होती। अगर 20 ईयर ले लो, 5 दूनी 10, ये 100 रुपये हो गया, तो ये प्राइस ज़्यादा हो गया बेस ईयर से, 100 रुपये ज़्यादा हुआ ये प्राइस, तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि हमने जो नंबर ऑफ प्रोडक्ट हैं उनका प्रोडक्शन बढ़ा दिया। जब भी आप देखोगे इन्फ्लेशन क्या होती है, नंबर ऑफ प्रोडक्ट बढ़ते नहीं हैं। आज भी हम 100 मोबाइल बना रहे थे, पहले भी 100 मोबाइल बना रहे थे, तो पहले हम 100 मोबाइल, एक मोबाइल 5 रुपये का बेच रहे तो 500 का बेचते थे, मगर अभी भी हम 100 मोबाइल बना रहे हैं और एक मोबाइल 10 रुपये का बेच रहे हैं तो कितने के 1000 के हो गए, तो 500 रुपये इन्फ्लेशन हुए। मतलब क्वांटिटी में कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ। तो कोई भी आर्टिकल आप पढ़ रहे हैं तो उसके डिफरेंट पर्सपेक्टिव ज़रूर आप देख लें। ये नहीं है कि आप उसके डिफरेंट पर्सपेक्टिव देख ही नहीं रहे हैं तो ये चीज़ आपको नहीं शोभा देगी, आप जो है सक्सेस नहीं हो पाएंगे। अब अगला आर्टिकल क्या रिलेटेड है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ किया जाएगा पोचर्स को प्रोटेक्ट करने, पोचर्स को इन्वेस्टिगेट करने के लिए, पोचर्स को खोजने के लिए, क्योंकि बहुत सारे अभी कान्हा जो पेंच कॉरिडोर है उसमें बहुत सारे पोचर्स को देखा गया जो जानवरों को किल कर रहे हैं, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यहाँ भी यूज़ होगा। अब बेसिक चीज़ देख लेते हैं हम जो एग्ज़ाम में बहुत पूछी गई है और लास्ट ईयर एग्ज़ाम में पूछी थी। देखो कान्हा टाइगर रिजर्व है, तो कान्हा टाइगर रिजर्व 940 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ, मगर मेनली ये 2 डिस्ट्रिक्ट से होकर जाता है, मांडला एंड बालाघाट। एक क्वेश्चन यूपीएससी ने लास्ट ईयर पूछा था
कोई टाइगर रिजर्व का नाम दिया था और उसमें पूछा था क्या ये 2 डिस्ट्रिक्ट से होकर जाता है। बंदे कंफ्यूज हो गए भाई कि इतना टफ क्वेश्चन यूपीएससी पूछ सकती है, हम लोग कैसे याद रखेंगे। मगर हमारा फ़र्ज़ बनता है, हम पढ़ तो लेंगे ही। अगर वहाँ सॉल्व नहीं होता बात अलग है, या फिर हमारे एजम्पशन में आ जाता है एक्सपीरियंस बेस्ड पे, तो हम इसे यूज़ कर लेंगे। तो हमने क्या यहाँ चीज़ देखी यहाँ पर हमने क्या चीज़ देखी कि मांडला और बालाघाट जो रीजन है, डिस्ट्रिक्ट है दो, वहाँ पर कान्हा की प्रेजेंस है, कान्हा टाइगर रिजर्व की। अब कान्हा टाइगर रिजर्व 2 चीज़ों में डिवाइडेड था पहले, 2 सेंचुरी में, एक हैलॉन सेंचुरी थी, एक बांजर सेंचुरी थी। ठीक है, इसके बाद बताया गया है 1955 में कान्हा को कान्हा नेशनल पार्क का दर्जा मिला, और 1973 जैसे ही प्रोजेक्ट टाइगर आया उसके बाद इसे कान्हा टाइगर रिजर्व का दर्जा मिल गया। सेंट्रल इंडिया में कान्हा नेशनल पार्क लार्जेस्ट नेशनल पार्क है। ठीक है, ये चीज़ हमने यहाँ देखी। अब अगली बात बताई गई है कि मध्य प्रदेश में को जो स्टेट एनिमल है वो हार्ड ग्राउंड बारहसिंगा है, जिसे हम स्वयंटीर कहते हैं। आप स्वयंटीर को ध्यान से देखना, बहुत अच्छा और खूबसूरत लगता है इसे। तो बारहसिंगा क्या है, ये स्टेट एनिमल है, ये एक्सक्लूसिवली कान्हा नेशनल कान्हा नेशनल पार्क कह लो या टाइगर रिजर्व कह लो, यहाँ पर पाया जाता है। अदर स्पीसीज क्या होती हैं, टाइगर, लिपर्ड, धूल, बियर, गौर, इंडियन पैथॉन पाया जाता है। अब आप ये सोचेंगे ये सर क्यों डिस्कस कर रहे हैं। देखो यूपीएससी क्या होता है, प्रीलिम्स में पूछती है, मान लो पूछे कि कान्हा टाइगर रिजर्व के ये नीचे 4 फैक्ट हैं, इसमें से सत्य फैक्ट बताओ कौन सा। तो आप क्या करोगे, उसमें लिखा होगा कि कान्हा टाइगर रिजर्व में टाइगर, वन हॉर्न राइनो, लिपर्ड, धूले, ये सब पाया जाता है। वन हॉर्न राइनो तो पाया ही नहीं जाता, वहीं गलत हो जाएगा आपका। तो इस तरह से चीज़ों को पढ़ना है। और ये जाना जाता है साल फॉरेस्ट के लिए। साल ट्री बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो हमारे मैन्युफैक्चरिंग घर की जो वुडन बनती है उसमें बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। आप अच्छे घरों में देखेंगे तो साल की ट्री यूज़ होती है और वो खुद ब खुद चमक मारती है। ठीक है, फर्स्ट टाइगर रिजर्व है जिसने बारहसिंगों को अपना ऑफिशियल मस्कट किया। मस्कट क्या होता है, एक अवेयरनेस क्रिएट करते हैं। मस्कट के थ्रू हम क्या करते हैं कि लोगों के अंदर अवेयरनेस लाते हैं कि टाइगर की पॉपुलेशन या बारहसिंगा की पॉपुलेशन बहुत ज़रूरी है, इससे हमारे इन्वायरमेंट को बेनिफिट मिलता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हम इससे अचीव करते हैं। ये सब अदर टाइगर रिजर्व देख लो मध्य प्रदेश में कौन कौन से हैं। देखो संजय धुबरी है, पन्ना है, सतपुड़ा है, और बांधवगढ़ है, और पेंच है। पेंच को अभी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अदर टाइगर रिजर्व कितने हैं, संजय धुबरी, पन्ना, सतपुड़ा, बांधवगढ़ और पेंच। ठीक है, अब बारहसिंगा की बात करते हैं। बारहसिंगा क्या है, बारहसिंगा की जो बारहसिंगा को इंग्लिश में हम स्वयंटीर बोलते हैं। आपको दोनों नाम पता होना चाहिए। यूपीएससी आजकल क्या चालाकी करता है, अदर नाम देता है। देखो बारहसिंगा कितना खूबसूरत होता है। बारहसिंगा क्यों कहते हैं इसे, ये जो सींग निकलते हैं ना, इस वजह से इसे बारहसिंगा बोलते हैं। इसके सींग जो है ये 12 में तब्दील हो जाते हैं। गिने होंगे किसी ने कभी, होते तो बहुत ज़्यादा हैं मगर कुछ लोग कहते हैं 12। और ये यहाँ पर डॉटेड डॉटेड स्पॉट होते हैं। ये आप जब भी किसी नेशनल पार्क या टाइगर रिजर्व में जाएंगे तो बारहसिंगा जरूर देखने को मिलेगा, मगर सींग उसके हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। ठीक है, तो 3 सब स्पेसीज हैं बारहसिंगा की। एक है वेस्टर्न स्वैम्प डीर जिससे जो नेपाल में पाई जाती है, एक साउथर्न स्वैम्प डीर है जिसे हम हार्ड ग्राउंड बारहसिंगा कहते हैं, सेंट्रल इंडिया और नॉर्थ इंडिया में पाई जाती है, और ईस्टर्न स्वैम्प डीर जो काजीरंगा आसाम और दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। स्वैम्प डीर जो है IUCN में रेड लिस्ट में है, अपेंडिक्स के IUCN की रेड लिस्ट में वल्नरेबल है, अपेंडिक्स फर्स्ट में है और शेड्यूल फर्स्ट में है। ये चीज़ें आपको ज़रूर पता होना चाहिए, ये चीज़, क्योंकि ये इंडिया का वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 है और ये हमारा IUCN की लिस्ट है। ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आपको मुझे सिर्फ इतना बताना है, 3-3 लाइनें, टाइगर रिजर्व और नेशनल पार्क में क्या डिफरेंस होता है। एक भी लाइन अगर आप बता पाए तो मैं आपको आपके आंसर को पिन करूँगा। अबाउट पेंच टाइगर रिजर्व, पेंच टाइगर रिजर्व जो है, पेंच टाइगर रिजर्व जो है वो लोकेटेड है सतपुड़ा हिल में। पेंच टाइगर रिजर्व साउथर्न रीजन सतपुड़ा हिल में लोकेटेड है। ठीक है,
सतपुड़ा हिल्स आप देखेंगे मध्य प्रदेश को, आप ज्योग्राफी का अगर 15 मिनट आप ज्योग्राफी को देते हैं तो वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, और ज्योग्राफी में मैप वाले पार्ट को। तो सतपुड़ा हिल के साउथर्न रीचेस पर है ये, ठीक है। ये भी 2 डिस्ट्रिक्ट में है, सिवनी और छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट आप देखेंगे तो महाराष्ट्र से 250 किलोमीटर ऊपर है। तो पेंच, अक्सर लोग आपने सुना होगा, तेंदुलकर हुए, सचिन तेंदुलकर हुए, फेमस पर्सनालिटी पेंच टाइगर रिजर्व में जाती रहती, क्योंकि ये महाराष्ट्र के विदर्भा रीजन से जस्ट ऊपर पड़ता है। और ये 2 डिस्ट्रिक्ट में है, सिवनी और छिंदवाड़ा, ठीक है, जो कि मध्य प्रदेश में। और ये कॉन्टिन्यूस होता है नागपुर डिस्ट्रिक्ट में, जो सेपरेट सेंचुरी बनाता है। पेंच टाइगर रिजर्व का नाम पेंच रिवर से रखा गया, जो नॉर्थ से साउथ में जाती है, ठीक है। और ये कंप्राइज करता है इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच नेशनल पार्क को और पेंच मौगली सेंचुरी को। देखो जो जंगल बुक है, वो जंगल बुक जो है वो यहाँ से रियल स्टोरी, जो रुडयार्ड किपलिंग की फेमस जंगल बुक है, वो यहीं से इंस्पायर है, जो मौगली का कैरेक्टर है, ये देखो, ठीक है। वही चीज़ बताई गई है, टीरेन क्या है, अंडुलेटिंग। तो हमने आज इंपॉर्टेंट आर्टिकल डिस्कस किए। आपसे मेरी दरख्वास्त है कि आज हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट में जो परेशानी है, जो गाइडेंस आपको चाहिए, वो टेलीग्राम पे हमें मैसेज कीजिए। विद इन 1 वीक आपसे कांटेक्ट किया जाएगा। थैंक यू वेरी मच।